ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा आप लोग। एक अच्छे यात्री की कोई तय योजना नहीं होती और वह कहीं पहुंचने के लिए भी हड़बड़ी में नहीं होता है। ये किसने कहा है? लाओ त्से ने कहा है। पर्यटन में संसाधनों की नई डगर। और आप देखते हैं कि पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। ये हमारे देश में पर्यटन को विशेष महत्व दिया गया है। वैसे तो भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कमाई पर्यटन क्षेत्र से होती है। इसको कई तरीके से वर्गीकृत कर देखा जा सकता है, जैसे चिकित्सा पर्यटन और धार्मिक पर्यटन। इस तरह के पर्यटन से विदेशी राजस्व भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कई देशों से पर्यटक और यात्री भारत आते हैं और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को समृद्ध करते हैं। रमणीक स्थलों के पर्यटकों को भी कमाऊ माना गया है। पहाड़ों, नदी किनारे, समुद्र तट पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और इस पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई स्थलों का पुनरुद्धार कर पर्यटकों को आकर्षित किया गया है और आकर्षक पर्यटक पर्यटन स्थलों को देखने जब विदेश में आते हैं तो इससे देश को फायदा ही होता है। मगर अब एक नया संकट हमारे सामने है। ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण कच्चे तेल, गैस और उर्वरक का भारी संकट पैदा हो गया है। देश के शीर्ष नेतृत्व ने मितव्ययी होने का संदेश दिया है। सोना न खरीदने, पेट्रोल डीजल बचाने और विदेशी यात्राएं कम करने की नसीहत दे दी गई। लक्ष्य एक ही है कि विदेशी पूंजी बचाई जाए, ताकि विदेशी विनिमय में हम अपने बजट घाटे और चालू घाटे को संभाल सकें और डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते जाने से बचा सकें। इन चुनौतियों के बीच पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसे और विकसित किया जा सकता है। इस पर काम करने की जरूरत है। भारत कई संस्कृतियों का देश है। इतनी विविधता वाला राष्ट्र दुनिया में कहीं नहीं है और कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत की एक अनूठी लोक संस्कृति भी है। ग्रामीण समाज के हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है, अपने अपने लोकगीत और अपनी अपनी लोक परंपराएं हैं। अगर इनकी ओर देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित किया जाए तो हमारा राजस्व बढ़ेगा, विदेशी पूंजी कमाने का एक नया रास्ता निकलेगा। हमारे सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े बताते हैं कि कृषि क्षेत्र के मुकाबले सेवा क्षेत्र से कहीं अधिक राजस्व प्राप्त होता है। सेवा क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र मुख्य भागीदार है। अगर पर्यटन क्षेत्र हम लोग संस्कृति से परिचय का एक नया आयाम जोड़ दें तो पर्यटकों की एक बड़ी संख्या हमारे सामने होगी। देश के कई कोने पर्यटन का आकर्षण बन जाएंगे। भारत में विदेशी पर्यटकों की आमद इस तरह भी बढ़ाई जा सकती है कि हमारी घरेलू दस्तकारियां, हमारे अनूठे लोक नृत्य और ग्रामीण समाज का लोक व्यवहार पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। बस इसको और प्रोत्साहित करने की जरूरत है और इससे हम विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में एक नई दुनिया खोज सकते हैं। पिछले दिनों पंजाब में एक नई नीति शुरू हुई जिसे होम स्टे नीति कहा जाता है। इसमें पंजाबी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने का मास्टर प्लान बनाया गया। होम स्टे को लेकर नवाचार या उससे जुड़े नव उद्यमियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की नीति बनाई गई है। यह भी घोषणा की गई कि ऐसी उद्यमियों को योजनाबद्ध तरीके से 5 करोड़ तक की सब्सिडी दी जा सकती है। मगर पंजाब ही क्यों, हम इसका विस्तार देश के हर राज्य में कर सकते हैं, क्योंकि हर राज्य की ग्रामीण संस्कृति और उसका लोकाचार और व्यंजन अलग अलग है। इसे बढ़ावा दें तो पर्यटक देश के हर कोने में जाना पसंद करेंगे। इस प्रकार हम देखते पूरे देश को पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल बना सकते हैं। पंजाब में जो योजना बनाई गई, इसका नाम फार्म स्टे पॉलिसी 2026 दिया गया है। आजकल होटलों के अतिरिक्त रमणीक स्थलों पर आने वाले नव दंपतियों या विदेशी पर्यटकों को होम स्टे की सुविधा दी गई। हिमाचल, उत्तराखंड की सरकारें इसे इस तरह के निवेश को अपने यहाँ प्रोत्साहित कर रही हैं। अब पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया जा सकता है। पंजाब ने इस दिशा में पहल कर दी है। अब यहाँ किसान पर्यटकों को ठहराने, खाने पीने और ठेठ ग्रामीण जीवन शैली का अनुभव कराने की सुविधा शुरू कर सकेंगे। ध्यान देने की बात है कि पंजाब ही नहीं, पूरे देश में छोटे किसानों की बड़ी संख्या है और जिनके पास औसत क्षेत्र 2 एकड़ से 5 एकड़ तक जमीन है
और इससे आय इतनी कम होती है कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी वे अपनी खेती को व्यावसायिक नहीं बना सके और आज भी उन्हें मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। मगर अब यह सहारा भी कमजोर पड़ने लगा। पर्यावरण पर प्रदूषण की मार का असर उन पर भी पड़ा। बारिश के मौसम में भीषण गर्मी पड़ती है और जब फसलें पकने लगती हैं तो बारिश होने लगती है। ऐसी स्थिति में किसानों को अतिरिक्त आय की जरूरत है और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को तो इस समय खेती बाड़ी में हाथ बटाकर परिवार की मदद करती है। उनको अतिरिक्त आय का साधन दिया जा सकता है। वह साधन है फार्म स्टे और इसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। वे पर्यटकों को ठहराने और ग्रामीण जीवन शैली से परिचित कराने में सहयोग कर आय का उपार्जन कर सकती हैं। अगर हम लोक संस्कृति के वाहक बनकर पूरे देश के ग्रामीण परिवेश को पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन क्षेत्र बना दें तो सोचिए कि इससे राजस्व में कितनी वृद्धि हो जाएगी। यही सोचकर पंजाब ने नई नीति बनाई और पहाड़ों में बने होम स्टे की तर्ज पर फार्म स्टे को विकसित किया जा रहा है। ऐसा हर राज्य क्यों ना करे? सभी राज्यों की अपनी लोक संस्कृति है और अपना ग्रामीण आकर्षण है। पंजाब आने वाले पर्यटक खेतों में रहकर ट्रैक्टर चलाने, बैलगाड़ी की सवारी करने, पशुपालन देखने और गांव के पारंपरिक खानपान व रहन सहन को करीब से महसूस कर सकेंगे। और इसी प्रकार हर राज्य अपनी अपनी ग्रामीण संस्कृति के अनूठेपन और अपने लोकगीतों एवं लोक नृत्यों से पर्यटकों को लुभा सकता है। पंजाब में यह तय किया गया कि इस तरह के पर्यटन के लिए किसान के पास कम से कम 1 एकड़ कृषि भूमि जरूर हो। इस प्रकार यहाँ के छोटे किसानों को अतिरिक्त आय का एक साधन मिल गया। पंजाब में बनी नई नीति में साफ किया गया कि कुल जमीन के केवल 10% हिस्से पर ही निर्माण किया जा सकेगा, जबकि बाकी 90% क्षेत्र खुला रखना होगा ताकि पर्यटकों के लिए खेती और उसका प्राकृतिक स्वरूप बना रहे। पंजाब में इस परियोजना पर निवेश में 10% सब्सिडी मिलेगी और इसमें अधिकतम सीमा 5 करोड़ है। विदेशी पर्यटक आते हैं तो फार्म स्टे संचालक को 24 घंटे के भीतर फार्म सी भरकर प्रशासन को सूचना देनी होगी और ध्यान रखना होगा कि उनका फार्म स्टे ग्रामीण परिवेश को बरकरार रखे, गांव की शांति सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। यह योजना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे पहले निर्यात के लिए भी हर राज्य की दस्तकारी को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। मगर इस योजना में क्योंकि साधारण व्यक्ति का अपना उद्यम शामिल है, इसलिए इसके कामयाब होने की गुंजाइश काफी अधिक है। और पंजाब की बात करें तो चलिए एक बार पंजाब को आप लोगों को दिखा देता हूँ। चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। ये आप देखिए पंजाब है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आप देखते हैं गुलाब चंद कटारिया यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका क्या पंजाब, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। स्पंदनों का संगीत। अक्सर हम जीवन को उन दृश्यों में बांध देते हैं जो हमारी आंखों के सामने घटित होते हैं, जैसे रोजमर्रा की घटनाएं, सफलताएं, असफलताएं, रिश्ते और समय के साथ बदलते हालात। मगर जीवन का एक और आयाम भी है जो दृश्य नहीं फिर भी उतना ही वास्तविक है। यह आयाम कंपन, स्पंदन, वह सूक्ष्म ऊर्जा जो हमारे भीतर और चारों ओर निरंतर बहती रहती है। हम उसे देख नहीं पाते हैं, फिर भी हम उसे महसूस अवश्य करते हैं। जैसे रंगों का प्रभाव केवल उनकी आगटी या चमक में नहीं बल्कि उनकी ऊर्जा में छिपा होता है, वैसे ही जीवन की गहराई भी उसकी अनदेखी तरंगों में बसती है। जीवन में कंपन का अर्थ केवल भौतिक विज्ञान की किसी परिभाषा से नहीं है। यह एक ऐसा अनुभव है जो भावनाओं, विचारों और चेतना के स्तर पर घटित होता है। हम कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के प्रसन्न हो जाते हैं तो कभी भीतर एक अनजानी उदासी उतर जाती है। ये भावनाएं केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं होती हैं बल्कि हमारे भीतर चल रहे स्पंदनों की अभिव्यक्ति होती है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि उनके भीतर के कंपन अलग होते हैं। दरअसल जीवन घटनाओं का नहीं बल्कि अनुभवों का नाम है और ये अनुभव हमारे भीतर के स्पंदनों से निर्मित होते हैं। जब हम यह समझने लगते हैं तो हमारी दृष्टि अपने आप ही बाहर से भीतर की ओर मुड़ने लगती है। हम यह प्रश्न पूछने लगते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है या हमारी भावनाओं का स्रोत क्या है। यह भी कि क्या हम अपने अनुभवों के साक्षी बन सकते हैं। और यहीं से आत्मबोध की यात्रा प्रारंभ होती है।
इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है हमारी आदत, जो हर अनुभव को तुरंत नाम देने को आतुर होती है। हम हर भावना को अच्छा या बुरा कहकर सीमित कर देते हैं, लेकिन हम अगर इन स्पंदनों को बिना किसी निर्णय के देखें तो वे केवल ऊर्जा के रूप में प्रकट होते हैं। एक शुद्ध गतिशील ऊर्जा जो आती है और चली जाती है। इस दृष्टि से जीवन एक स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। यह एक प्रवाह है जिसमें हर क्षण कुछ नया जन्म लेता है और कुछ पुराना विलीन हो जाता है। और इसी प्रवाह में हम अक्सर स्वयं को भूल जाते हैं, क्योंकि हम उन तरंगों से जुड़ जाते हैं जो अस्थायी हैं। अगर हम इस भूल को पहचान लें तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। हम यह समझने लगते हैं कि हमें हर भावना के साथ बहना नहीं, बल्कि उसे देखना, समझना और उसके पार जाना है। इसी अवस्था में जीवन एक अनुभव से उठकर एक साधना और कला बन जाता है। इस संदर्भ में कलाकार का रूपक अत्यंत सार्थक है। एक कलाकार जब अपने कैनवास पर रंग भरता है तो वह केवल बाहरी चित्र नहीं बनाता, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को व्यक्त करता है। उसके रंग उसके भीतर के स्पंदनों का रूप होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक कैनवास है और हमारे विचार, भावनाएं और कर्म उसके रंग हैं। मगर यहाँ हम केवल कलाकार ही नहीं, बल्कि स्वयं कैनवास भी हैं। यानी हम ही सृजनकर्ता और हम ही सृजन। यह द्वैत और अद्वैत के बीच का वह सूक्ष्म बिंदु है, यहाँ जहाँ जीवन अपनी सबसे गहन अनुभूति में प्रवेश करता है। जब हम अपने विचारों को सजगता से देखने लगते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर विचार एक बीज है जो भविष्य के अनुभवों को जन्म देता है। हर भावना एक तरंग है जो हमारे भीतर और बाहर दोनों को प्रभावित करती है, और हर कर्म उस तरंग को एक दिशा देता है। इस प्रकार हम अब अनजाने में ही अपने जीवन का संगीत रचते रहते हैं। जीवन का संगीत एक अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर रूपक है। संगीत में स्वर होते हैं, लय होती है और एक संतुलन होता है। अगर कोई स्वयं संतुलित हो जाए तो पूरी रचना प्रभावित हो जाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। यह संतुलन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की सजगता से आता है। जब हमारे विचार, भावनाएं और कर्म एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं तो जीवन में एक स्वाभाविक लय उत्पन्न होती है, और जब यह लय स्थापित होती है तो जीवन में एक सहज सुंदरता प्रकट होती है। एक ऐसी सुंदरता जो किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि एक आंतरिक सामंजस्य का प्रतिबिंब होती है। हालांकि जीवन में असंतुलन भी अति महत्वपूर्ण है। जैसे संगीत में आरोह, अवरोह, विराम और तीव्रता उसे पूर्ण बनाती है, वैसे जीवन के उतार चढ़ाव भी उसे गहराई देते हैं। दुख, संघर्ष, अनिश्चितता, ये सब भी उसी संगीत का हिस्सा है, और इनसे बचने की नहीं, इन्हें समझने की आवश्यकता है। जब हम जीवन को इस दृष्टि से देखना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। हम अपने अनुभवों को केवल जीने के बजाय महसूस करने लगते हैं। हम हर क्षण में उपस्थित होने लगते हैं। यही उपस्थिति हमें उस आदर्श स्पंदन के और करीब ले जाती है जो जीवन का मूल है। जीवन कोई बाहरी यात्रा नहीं जिसे हमें तय करना है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसे हमें अनुभव करना है। हम जितना अपने भीतर के स्पंदनों को समझते हैं उतना ही जीवन स्पष्ट होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब हम यह अनुभव करते हैं कि जीवन को समझने की आवश्यकता ही नहीं है, उसे केवल महसूस करने की आवश्यकता है। जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल किया जाए, यह एक संगीत है जिसे सुना जाए, जिया जाए और पूरी सजगता के साथ रचा जाए। जब हम इस संगीत को सच में सुन लेते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हम केवल श्रोता नहीं, बल्कि स्वयं उस अनंत रचना का एक जीवंत स्वर हैं। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियाँ हैं, देखना हुआ करे तो देख सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। समझौते की राह, ये आप देखते हैं कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के लिए वार्ता पिछले कई महीनों से टुकड़ों में चलती रही है, लेकिन अब तक यह अंतिम स्वरूप में नहीं पहुंच सकी। इसी क्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने ताजा भारत दौरे में एक बार फिर कुछ नए संकेत दिए, जिसमें इस मसले पर कदम आगे बढ़ाए जाने की रूपरेखा बनती दिख रही है। हालांकि व्यापार वार्ता में अपने अपने हित के मद्देनजर दोनों पक्षों की ओर से दबाव बनाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिका ने एक तरफा तौर पर जिस तरह की कसौटियां तय करने की कोशिश की वह कई मायनों में भारत के लिए सहज स्वीकार नहीं रही है। और आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं ना, अमेरिका क्या चाहता है ना कि उसकी शर्तों पर समझौता हो, समझ रहे हैं, उसके फायदे के लिए समझौता हो। ये संभव भी नहीं है। यही वजह है कि अब
तक इस समझौते का अंतिम स्वरूप सामने नहीं आ सका। अब अमेरिका की ओर से रूबियो ने जिस तरह परस्पर हित सुनिश्चित किए जाने की बात की, उससे इसमें सकारात्मक प्रगति की उम्मीद जगी है। गौरतलब है कि भारत में विदेश मंत्री के साथ व्यापक वार्ता के बाद रूबियो ने कहा कि यह व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए लाभकारी, टिकाऊ होगा। साथ ही यह अमेरिका और भारत के पारस्परिक हितों को आगे बढ़ाएगा। निश्चित तौर पर अमेरिका की ओर से दिए गए इस संकेत बीते कुछ समय से आर्थिक मसले पर जारी तनाव के माहौल में नरमी लाने का जरिया हो सकते हैं, लेकिन यह देखने की बात होगी कि व्यापार समझौता अपने अंतिम रूप में परस्पर और समान हित के सिद्धांत पर आधारित होता है या नहीं। यह छिपा नहीं है कि अमेरिका ने कुछ महीने पहले दूसरे देशों से आयात पर 25 से लेकर 50% तक शुल्क लगाकर किसी तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की थी, और उसके इस रोक की वजह से दुनिया भर में प्रकारांतर से व्यापार युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो गई थी। खासतौर पर तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने भारत पर जिस तरह की शर्तें थोपी, रूस से तेल खरीदने पर शुल्क में बढ़ोतरी की जिद ठानी, इससे साफ था कि वह इस मसले पर अपनी मनमानी थोपना चाहता है। उसका यह रोक किसी भी तरह से परस्पर और समान हित को सुनिश्चित किए जाने की मंशा के अनुरूप नहीं लगता। अभी भी अमेरिका यही संदेश दे रहा है कि भारत उससे जितना तेल खरीदना चाहता है उतना देने के लिए तैयार है। सवाल है कि तेल के लिए अगर भारत की निर्भरता केवल अमेरिका पर बनती है तो इसके नतीजे क्या होंगे। अमेरिका एक विकल्प जरूर हो सकता है, लेकिन अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जरूरी है कि भारत अपने लिए अन्य देशों के वैसे व्यापक और विश्वसनीय स्रोतों का रास्ता भी खुला रखे जो ज्यादा बेहतर और सस्ते हों। पश्चिम एशिया में जारी तनाव की स्थिति और हॉर्मुज जलमार्ग से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की वजह से गहराते संकट से सभी वाकिफ हैं। इसी को आधार बनाकर आज सरकार तेल और गैस की कीमतों में लगातार इजाफा कर रही है। आम लोगों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अब नई परिस्थितियों में अगर भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता आगे बढ़ती है तो यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि वह दोनों देशों के समान हित के सिद्धांतों पर आधारित हो। विदेश नीति के मामले में अमेरिका अगर खुद को प्राथमिकता देता है तो यह उचित है, लेकिन इसके समानांतर भारत के लिए भी अपने हित ही को सबसे महत्वपूर्ण मानना स्वाभाविक है। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हिंद महासागर है, अरब की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। ये चाइना है, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस, यूक्रेन, ये ईरान है, ये पाकिस्तान है। यहाँ आप लोगों को ओमान की खाड़ी देखने को मिल जाएगी, फारस की खाड़ी। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है, बहरीन है। ये आप देखें क्या है, लाल सागर है। यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर है। और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है वॉशिंगटन डीसी, इसकी राजधानी है, ये है अमेरिका। तेल की धार, पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिस कारण ऊर्जा संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि सोमवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपये, डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पिछले 2 हफ्तों से भी कम समय में यह चौथी बार की गई है वृद्धि है। खबरों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के साथ उसके खुदरा दाम बढ़ा रही हैं। मगर सवाल सिर्फ कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी का नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक उपायों पर कितनी तेजी और गंभीरता से काम कर रही है। बार बार ईंधन की कीमतें बढ़ने से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में माल ढुलाई की लागत भी बढ़ेगी, जिससे जरूरी वस्तुएं भी महंगी होंगी। ऐसे में पहले से ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे आम लोगों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दरअसल फरवरी के अंत से अब तक वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसका मुख्य कारण पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज जलमार्ग को अवरुद्ध करने से तेल आपूर्ति का बाधित होना है। सरकार ने संघर्ष शुरू होने के बाद तकरीबन 2.5 महीने तक तेल के दामों को स्थिर रखने का प्रयास किया है, लेकिन तेल कंपनियों पर बढ़ते आर्थिक दबाव की वजह से अब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। हालांकि सरकार यह दावा करती रही है कि वैश्विक संकट के बीच ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन बीते करीब 2 सप्ताह से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम में जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हुई है, उससे सरकार के प्रयास सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर समाज के उस वर्ग पर पड़ेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन भर संघर्ष करता है। इससे पहले की स्थिति और ज्यादा बिगड़े, सरकार को ऊर्जा संकट पर काबू पाने के वैकल्पिक रास्ते तैयार करने होंगे, महंगाई से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।